अपन यहाँ पर ऑर्थोपेडिक्स के अंदर पढ़ रहे हैं मेटाबॉलिक बोन डिजीजेस के बारे में। इसके पहले की वीडियो के अंदर अपन ने मेटाबॉलिक बोन डिजीज के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर अपन ने पढ़ा था ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में। तो ऑस्टियोपोरोसिस के बाद अपन आज पढ़ेंगे रिकेट्स के बारे में। तो रिकेट्स के अंदर अपन पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन कि ये रिकेट्स है वो क्यों होता है, इसके कॉजेज, उसके बाद इसके क्लिनिकल फीचर्स, रेडियोलॉजिकल फीचर्स, अदर इन्वेस्टिगेशंस एंड इसके ट्रीटमेंट। ओके। तो यहाँ पे रिकेट्स के बारे में लिखा हुआ है इसके इंट्रोडक्शन में। रिकेट्स इज अ डिजीज ऑफ अ ग्रोइंग स्केलेटन। इट इज करेक्टराइज्ड बाय फेलियर ऑफ नॉर्मल मिनरलाइजेशन seen prominently at the growth plate, resulting in softening of the bone and development of deformity। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है रिकेट्स के बारे में। जो रिकेट्स है ये एक डिजीज़ है। मतलब कौन सी डिजीज़ है? ग्रोइंग स्केलेटन की डिजीज़ है। मतलब जब बोन ग्रोथ करती है उस टाइम के एक डिजीज़ है। और रिकेट्स के अंदर जो बोन्स के अंदर जो नॉर्मल मिनरलाइजेशन होता है वो फेल हो जाता है। और ये अपन को प्रोमिनेंटली देखने को मिलता है ग्रोथ प्लेट पर। ग्रोथ प्लेट क्या होती है? जो अपनी बोन्स होते हैं उसके दोनों एंड पर अपन को इस तरह की ग्रोथ प्लेट देखने को मिलती है। ग्रोथ प्लेट का वर्क ये है कि जो ग्रोथ प्लेट है यहाँ से जो बोन है उसकी ग्रोथ होती है, यहाँ से होकर यहाँ से इसकी ग्रोथ होगी। ये अपनी एक बोन है बॉडी की, तो यहाँ पर इस तरह से बताया हुआ है। तो यहाँ पे जो बोन का नॉर्मल मिनरलाइजेशन था वो फेल हो गया। ठीक है, तो फेल होने के कारण प्रोमिनेंटली अपन को ग्रोथ प्लेट पर देखने को मिलेगा। और इस कारण से जो अपनी बोन है वो सॉफ्ट हो जाती है। तो बोन की सॉफ्टनिंग होने के कारण वहाँ पर डिफॉर्मिटी डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब बोन सॉफ्ट हो जाएगी तो उसके अंदर डिफॉर्मिटीज आ जाएगी। मतलब जो बोन है वो गलत तरीके से, मतलब वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, इस तरह की उसके अंदर डिफॉर्मिटी आ जाएगी। ठीक है, बोन के अंदर। तो ये तो हो गया कि रिकेट्स क्या होता है। रिकेट्स के अंदर क्या होता है? रिकेट्स ग्रोइंग स्केलेटन की एक डिजीज है और यहाँ पर नॉर्मल मिनरलाइजेशन है वो फेल हो जाता है, जिस कारण से बोन के अंदर डिफॉर्मिटीज आ जाती है। उसके बाद यहाँ पर अपन देखते हैं कि जो रिकेट्स है उसके कॉजेज क्या है, जो रिकेट्स है वो क्यों होते हैं अपने बॉडी के अंदर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर रिकेट्स के 2 टाइप्स बताए हुए हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। देयर आर 2 टाइप ऑफ रिकेट्स, टाइप 1 एंड टाइप 2। तो कॉजेज के अंदर यहाँ पर टाइप इसलिए बताया गया है कि अपन को टाइप से पता लगेगा कि कौन से कॉजेज है यहाँ पर रिकेट्स होने के। तो टाइप 1 अपन रिकेट्स तब कहते हैं जब मान लो किसी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी, मतलब विटामिन की डेफिशिएंसी या फिर डिफेक्टिव मतलब मेटाबॉलिज्म डिफेक्ट होने के कारण अगर रिकेट्स होता है तो उसे अपन टाइप 1 रिकेट्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है देयर इज आइदर अ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी और अ डिफेक्ट इन इट्स मेटाबॉलिज्म। अगर मेटाबॉलिज्म डिफेक्ट हो जाए उस कारण से भी रिकेट्स हो सकता है। और विटामिन डी के डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी के अंदर तो उस कारण से भी यहाँ पर रिकेट्स हो सकते हैं। तो 2 कॉजेज अपने यहाँ पर ये हो गए, ठीक है, रिकेट्स होने के। उसके बाद यहाँ पर टाइप 2 बताया है। टाइप 2 के अंदर लिखा हुआ है द रिकेट्स अकर्स ड्यू टू अ डेफिशिएंसी ऑफ फास्फेट इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बिकॉज ऑफ डिफेक्टिव tubular reabsorption और डिमिनिश फास्फेट इनटेक। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है टाइप 2 के अंदर अगर मान लो बॉडी के अंदर डिमिनिश्ड फास्फेट इंटेक्ट या फिर डिफेक्टिव ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन होने लग जाता है तो उस कारण से जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वहाँ पर फास्फेट की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो जिस कारण से यहाँ पर अपन को रिकेट्स होता है। तो यहाँ पर भी अपन को 2 कॉज देखने को मिले हैं। एक तो हो गया डिफेक्टिव ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन एंड डिमिनिश फास्फेट इंटेक, जिस कारण से यहाँ पर रिकेट्स होता है। तो 2 कोर्स तो ये हो गए, एक तो हो गया विटामिन डी की डेफिशिएंसी एंड मेटाबॉलिज्म का डिफेक्ट। उसके बाद 3rd कोर्स ये हो गया डिफेक्टिव ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। उसके बाद 4th हो गया डिमिनिश्ड फास्फेट इंटेक। इन 4 कोर्स के बारे में भी आगे बताया हुआ है जिसको अपन देखेंगे डिटेल से। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है इसके कॉजेज के अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी कंटिन्यूज to be the commonest cause of rickets in developing countries because of poor socio-economic condition। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जब डेवलपिंग कंट्रीज़ है तो डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर अपन को पुअर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस देखने को मिलती है, जिस कारण से ये सबसे ज़्यादा कॉमनेस्ट कॉज है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का। फिर उसके बाद यहाँ पर फिर से है टाइप 1 एंड टाइप 2 के कॉजेज़ के बारे में। तो अभी अपन ने देखा था कि अपन ने 4 कॉजेज़ देखे हैं। टाइप 1 के अंदर तो देखा था विटामिन डी की डेफिशिएंसी, जिसके बारे में अपन यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद था कि मेटाबॉलिज्म था, उसके अंदर डिस्टर्बेंस। उसके बाद 4th यहाँ पर आता है फास्फेट जो था, रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर जो फास्फेट था उसका डिफेक्टिव एब्जॉर्प्शन। और एक और था जिसके अंदर जो फास्फेट के बारे में था डिमिनिश्ड इंटेक्ट और एब्जॉर्प्शन ऑफ फास्फेट। ओके, ये 4 कोर्स है। तो फर्स्ट वाला अपन देखते हैं यहाँ पर
ड्यू टू अ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी की डेफिशिएंसी। तो यहाँ पर डिमिनिश से इनटेक हो सकता है, जैसे कि माल न्यूट्रिशन, जिस कारण से अपन को वो रिकेट्स हो सकता है। उसके बाद डिमिनिश से एब्जॉर्प्शन हो सकता है, जैसे कि माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, गैस्ट्रिक एबनॉर्मलिटीज, बिलियरी डिजीज, ये इन सब के अंदर अपन को रिकेट्स देखने को मिल सकता है। उसके बाद यहाँ पर आता है ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन विटामिन डी मेटाबॉलिज्म, जो विटामिन डी का मेटाबॉलिज्म है इसके अंदर डिस्टर्बेंस। ओके, तो यहाँ पर लिखा हुआ है हेपेटिक फैक्टर, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर लैक ऑफ 25 हाइड्रो ऑक्सीलेशन ऑफ विटामिन डी। ओके, उसके बाद सेकंड है इंक्रीज्ड डिग्रेडेशन ऑफ विटामिन डी इन पेशेंट ऑन प्रोलॉन्ग्ड एंटी कन्वर्जेंट थेरेपी, एंटी मतलब प्रोलॉन्ग्ड एंटी कन्वर्जन थेरेपी पर है अगर कोई पेशेंट, तो उसके अंदर विटामिन डी का डिग्रेडेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, जिस कारण से भी यहाँ पे हेपेटिक फैक्टर्स के कारण रिकेट्स हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर है रीनल फैक्टर, जैसे कि एग्जांपल है यहाँ पर लैक ऑफ 1 हाइड्रोक्सिलेशन। ओके, तो इस कारण से भी यहाँ पर रीनल फैक्टर्स के कारण भी रिकेट्स हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर unresponsiveness of target cell to 1 to 25 डिहाइड्रोक्सी विटामिन डी। ओके, उसके बाद है यहाँ पे रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी। ओके, तो ये हो गया टाइप 1 के अंदर कौन कौन से कॉजेज है जिस कारण से रिकेट्स होता है। उसके बाद यहाँ पर आता है टाइप 2। टाइप 2 के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है डिफेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ फास्फेट थ्रू रीनल ट्यूबुल्स, जो रीनल ट्यूबुल्स है जो कि फास्फेट का एब्जॉर्प्शन करते हैं उसके अंदर डिफेक्ट आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है हाइपोफास्फेटेमिक रिकेट्स, फेनकोनी सिंड्रोम, रीनल ट्यूबुल एसिडोसिस। उसके बाद यहाँ पे ऑन्कोजेनिक रिकेट्स। ओके, तो ये सब के कारण अपन को यहाँ पर रिकेट्स हो सकता है। उसके बाद है डिमिनिश इनटेक ऑफ और एब्जॉर्प्शन ऑफ फास्फेट। ओके, तो यहाँ पर अपन ने 4 कोर्स पढ़े, टाइप 1 के अंदर 2 एंड टाइप 2 के अंदर 2। तो इस तरह से 4 कोर्स होते हैं जिस कारण से यहाँ पर रिकेट्स बॉडी के अंदर हो सकता है। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है रिकेट्स के क्लिनिकल फीचर्स। तो क्लिनिकल फीचर्स के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूट्रिशनल रिकेट्स अकर्स इन चिल्ड्रन अबाउट 1 ईयर ओल्ड, इट में अकर इन ओल्डर चिल्ड्रन विथ माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो लगभग 1 ईयर के जो चिल्ड्रंस होते हैं उनमें न्यूट्रिशन जो रिकेट्स है वो हो सकता है, और ये माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम वाले बच्चों में भी हो सकता है। ओके, तो ये थे इसके क्लिनिकल फीचर्स। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है फॉलोइंग आर द क्लिनिकल फीचर्स। यहाँ पे इसके नीचे के कुछ क्लिनिकल फीचर्स लिखे हुए हैं, जैसे कि क्रेनियोटैप्स, उसके बाद बोसिंग ऑफ द स्कल, ब्रॉडरिंग ऑफ द एंड ऑफ लॉन्ग बोन, उसके बाद डिलेड टिथ इरप्शन, उसके बाद हेरिशन सल्कस, उसके बाद एक दो और है उसके बारे में अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है इसके क्लिनिकल फीचर्स के अंदर क्रेनियोटैप्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ रिकेट्स सीन इन यंग इन्फेंट्स, प्रेशर ओवर द सॉफ्ट मेम्ब्रेनस बोन्स ऑफ द स्कल गिव द फीलिंग ऑफ अ पिंग पोंग बॉल बिगिंग कंप्रेशन एंड रिलीज्ड। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है क्रेनियोटैप्स के अंदर कि जो क्रेनियोटैप्स है ये रिकेट्स का एक मैनिफेस्टेशन है। ओके, जो कि अपन को यंग इन्फेंट्स के अंदर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर क्या होता है ना, जो स्कल की जो सॉफ्ट मेम्ब्रेनस जो बोन होती है, तो उस बोन पर प्रेशर एक पिंग पोंग बॉल को कंप्रेस एंड रिलीज करना जैसे अपन को फील करवाता है। ठीक है, जो पिंग पोंग बॉल होती है ना जिसको अपन कंप्रेस एंड रिलीज करते हैं उस तरह से अपन को फील होता है यहाँ पर। ओके, तो ये होता है क्रेनियोटैप्स जो कि है इसका क्लिनिकल फीचर्स रिकेट्स का। उसके बाद यहाँ पर आता है बोसिंग ऑफ द स्कल। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बोसिंग ऑफ द फ्रंटल एंड पेरिनेटल बोन्स बिकम एविडेंट आफ्टर द एज ऑफ 6 मंथ। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जो फ्रंटल एंड पेरिनेटल जो बोन है इसकी बोर्सिंग 6 मंथ के बाद अपन को स्पष्ट हो जाती है। ओके, रिकेट्स के अंदर। उसके बाद यहाँ पर आता है ब्रॉडरिंग ऑफ द एंड ऑफ लॉन्ग बोन most prominently around wrist and knee. It is seen around 6 to 9 month of age। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है जो लॉन्ग बोन होते हैं जिसके लॉन्ग बोन्स के जो एंड होते हैं ना वहाँ पर अपन को बॉर्डरिंग देखने को मिलती है।
ओके। और ये अपन को कहाँ पर मोस्ट प्रोमिनेंटली अपन को देखने को मिलती है, रिस्ट एंड एंकल के आसपास। ओके। और ये अपन को कब देखने को मिलेगा, कौन सी एज में, 6 to 9 मंथ की जो एज होती है बच्चे की, अपन को ये उस टाइम देखने को मिलेगा। तो ये भी एक इसका क्लिनिकल फीचर है कि अपन को लॉन्ग बोन के जो एंड है उसकी ब्रॉन्डिंग देखने को मिलेगी। उसके बाद में यहाँ पे डिलेड टीथ इरप्शन इज नॉट नोटिस्ड इन इन्फेंट्स। जो इन्फेंट्स रहते हैं ना, उसके अंदर जो टीथ निकलते हैं वो उसके अंदर थोड़ी डिले हो जाएंगे, थोड़े लेट निकलेंगे, तो इस तरह से अपन इसको पहचान सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पे हैरिसन सल्कस। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल डिप्रेशन along the lower part of the chest corresponding to the insertion of diaphragm। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है हैरिसन सल्कस के अंदर जो डायफ्राम के इंसर्शन के कोरिस्पोंडिंग चेस्ट के लोअर पार्ट पर हॉरिजॉन्टल डिप्रेशन होता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आता है एक और क्लिनिकल फीचर, वो है पिजन चेस्ट। ठीक है। तो अपन को रिकेट्स के जो बच्चे होते हैं ना, उसके अंदर अपन को पिजन चेस्ट देखने को मिलेगी। चेस्ट जो पिजन की तरह होगी। द स्टर्नम इज प्रोमिनेंट। ओके। उसके बाद यहाँ पे आर्किटिक रोसरी। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द कोस्ट्रोकोंडाइलर जंक्शन ऑफ द एंटेरियर चेस्ट वॉल बिकम प्रोमिनेंट गिविंग राइज टू अपीयरेंस ऑफ द रोसरी। तो यहाँ पर ये रिकेट्स के अंदर क्या होता है ना, जो एंटेरियर चेस्ट वॉल होती है ना, वहाँ पर कोस्ट्रोकोंडाइलर जंक्शन जो है वो प्रोमिनेंट हो जाता है, जिस कारण से अपन को ये माला की तरह देखने को मिलती है। ठीक है। माला की तरह अपन को देखने को मिलेगी रिकेट्स के अंदर। उसके बाद है यहाँ पे मस्कुलर हाइपोटोनिया। ठीक है। मस्कुलर हाइपोटोनिया भी एक क्लिनिकल फीचर है। यहाँ पे लिखा हुआ है द चिल्ड्रंस एब्डोमेन बिकम protuberant pot belly because of marked muscular hypotonia, visceropotosis and lumbar lordosis occurs। ओके। तो यहाँ पे मस्कुलर हाइपोटोनिया के अंदर लिखा हुआ है कि मार्क्ड मस्कुलर हाइपोटोनिया जो है वो चाइल्ड का एब्डोमन, जो पेट है, मतलब जो एब्डोमन है वो प्रोटूबरेंट हो जाता है, मतलब पोर्ट बेली बन जाता है। ठीक है। तो अपन को ये रिकेट्स के अंदर देखने को मिलेगा, पोर्ट बेली अपन को देखने को मिलेगा। उसके बाद है यहाँ पे डिफॉर्मिटी भी एक क्लिनिकल फीचर है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिफॉर्मिटीज ऑफ द लॉन्ग बोन रिजल्टिंग इन नॉक नीज और बोल लेग्स इन is a common presentation of rickets once the child starts walking। ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है जो लॉन्ग बोन्स में नॉकनी या जो बोल लेग्स हो जाता है। ठीक है। जो लॉन्ग बोन्स है वहाँ पे लॉन्ग बोन्स के अंदर नॉकनी या फिर बोनी अपन को देखने को मिल सकता है। और ये अपन को कब देखने को मिलता है, मतलब ये अपन को रिकेट्स का तो देखने को मिलता है, और जब बच्चा जो चलना स्टार्ट करता है ना, उस टाइम अपन को देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर आते हैं इसके रेडियोलॉजिकल फीचर्स के बारे में। क्लिनिकल फीचर्स अपन ने देख लो, उसके पहले अपन इसके कॉजेज देखे। ठीक है। तो कॉजेज एंड क्लिनिकल फीचर्स के बाद आते हैं इसके रेडियोलॉजिकल फीचर्स। यहाँ पे लिखा हुआ है अर्ली रेडियोलॉजिकल चेंजेस आर ऑब्जर्व्ड इन द लोअर एंड ऑफ द रेडियस एंड अल्ना। X-ray of both wrist and knee anteroposterior view are used for screening a patient suspected of rickets। ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है जो रेडियस एंड जो अल्ना जो बोन होती है अपनी बॉडी के अंदर, तो रेडियस एंड अल्ना के लोअर एंड में अर्ली रेडियोलॉजिकल चेंजेस ऑब्जर्व किए जाते हैं। अपन को वहाँ पे रेडियोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं रेडियस एंड अल्ना के लोअर एंड पर। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है, फिर उसके बाद जो अपने रिस्ट एंड जो नी है उसका एंटीरियर पोस्टरल व्यू का मतलब एक्सरे लिया जाता है और उसको स्क्रीनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। उसकी स्क्रीनिंग की जाती है और ताकि इससे पता लगा पाए जो रिकेट्स है, मतलब पेशेंट के अंदर रिकेट्स है या नहीं है, उसका पता अपन लगा सकते हैं, मतलब ससेप्टेड ऑफ रिकेट्स है पेशेंट, उसके लिए। ओके। तो ये इसके रेडियोलॉजिकल फीचर्स थे। यहाँ पर आते हैं क्लिनिक रेडियोलॉजिकल फीचर्स अपन जो पढ़ रहे थे, वहाँ पर है फॉलोइंग रेडियोलॉजिकल साइंस में भी सीन। अपन कुछ यहाँ पे रेडियोलॉजिकल साइंस देखने को मिलता है रिकेट्स के अंदर, जो कि कौन कौन से होंगे, वो होंगे डिलेड अपीयरेंस ऑफ एपिफाइसिस। जो एपिफाइसिस होती है अपनी बोन्स का जो एक पार्ट होता है उसका डिलेड अपीयरेंस होगा। ठीक है। अपन यहाँ पर समझते हैं कि अपनी नॉर्मल बोन है। ओके। तो नॉर्मल बोन के जो एंड होता है वहाँ पर एपिफाइसिस होती है। ओके। उसके बाद यहाँ पे मेटाफाइसिस होती है और बीच में अपन जो पार्ट
पार्ट होता है उसको अपन डायाफाइसिस कहते हैं। ओके, जो एपिफाइसिस होता है उसका डिले अपीयरेंस होता है, जो कि अपन को देखने को मिलेगा जब अपन रेडियोलॉजिकल फीचर्स जो अपन चेक करेंगे, तो ये एक साइन होता है रेडियोलॉजिकल साइन जो कि अपन को देखने को मिलेगा रिकेट्स के अंदर। उसके बाद है यहाँ पे वेडनिंग ऑफ द एपिफाइजल प्लेट। एपिफाइजल प्लेट को अपन ग्रोथ प्लेट भी कहते हैं। ओके, तो एपिफाइजल प्लेट या फिर जो ग्रोथ प्लेट है उसकी वेडनिंग हो जाएगी, मतलब यहाँ पर जो एपिफाइजल प्लेट है वो थोड़ा चौड़ा हो जाता है, ठीक है, थोड़ा चौड़ा हो जाता है। तो उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है इसके अंदर नॉर्मल विड्थ ऑफ द एपिफाइजल प्लेट इज 2 to 4 mm, ठीक है। तो नॉर्मल एपिफाइजल प्लेट जो होती है उसकी विड्थ होती है 2 से 4 mm। इन रिकेट्स इट इज इंक्रीज बिकॉज ऑफ एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ अनकैल्सिफाइड ऑस्टियोइड एट द ग्रोथ प्लेट। लेकिन क्या होता है ना, रिकेट्स के केस के अंदर जो यहाँ पे एपिफाइजल प्लेट की जो विड्थ है वो इंक्रीज हो जाती है। अब ये इंक्रीज क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सेसिव एक्यूमुलेशन हो रहा है अनकैल्सिफाइड ऑस्टियोइड का, जो अनकैल्सिफाइड जो ऑस्टियोइड है उनका एक्सेसिव एक्यूमुलेशन हो रहा है ग्रोथ प्लेट पर, ठीक है। तो ग्रोथ प्लेट पर मतलब जो अनकैल्सिफाइड ऑस्टियोइड का एक्सेसिव एक्यूमुलेशन होने के कारण जो विड्थ है एपिफाइजल प्लेट की वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद है यहाँ पे कोपिंग, जो कि अपन यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ पर डायग्राम बनाया हुआ है, ये नॉर्मल बोन है और ये रिकेट्स की बोन है। तो यहाँ पर अपन को वेडनिंग ऑफ एपिफाइजल प्लेट देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आता है कोपिंग ऑफ मेटाफाइसिस, ठीक है। कोपिंग ऑफ मेटाफाइसिस के बारे में पढ़ते हैं, ये एक इसका रेडियोलॉजिकल साइन है जो कि अपन को रिकेट्स के अंदर देखने को मिलता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कोपिंग ऑफ द मेटाफाइसिस, नॉर्मली द मेटाफाइसिस मीट द एपिफाइजल प्लेट एज अ स्मूथ लाइन ऑफ स्क्लेरोसिस, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है नॉर्मली क्या होता है, जो मेटाफाइसिस है वो एपिफाइजियल प्लेट से मिलती है स्मूथ लाइन ऑफ स्क्लेरोसिस से, ठीक है। और यहाँ पे रेखिटिक बोन के अंदर क्या होता है ना, जो ये लाइन होती है वो एब्सेंट हो जाती है। दिस लाइन इज एब्सेंट एंड द मेटाफाइजियल एंड अपीयरेंस इनरेगुलर। जो मेटाफाइजियल अपीयरेंस है वो मेटाफाइजियल एंड का जो अपीयरेंस है वो इनरेगुलर हो जाता है। उसके बाद जो लाइन है वो एब्सेंट हो जाती है। आप यहाँ पर डायग्राम के अंदर भी देख सकते हो कोपिंग ऑफ मेटाफाइजिस। ओके, इस तरह से कोपिंग आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है द कार्टिलेज cells accumulating at the growth plate create a depression in the soft metaphyseal and giving rise to a cup shape appearance, ठीक है। तो यहाँ पर आपको cup shape appearance देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है cartilage cell accumulating at the growth plate, ठीक है। जो growth plate है वहाँ पर cartilage जो cell है उसके accumulation हो जाएगा, एक्यूमुलेटिंग हो जाएगी वो यहाँ पर, जिस कारण से यहाँ पे एक डिप्रेशन अपन को देखने को मिलेगा सॉफ्ट मेटाफाइजिस एंड के अंदर। ओके, तो जिस कारण से यहाँ पे अपन को एक कप शेप्ड अपीयरेंस देखने को मिलेगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर आता है एक्सप्लेइंग ऑफ द मेटाफाइजिस। ओके, जो कि यहाँ पे इस तरह से डायग्राम के अंदर बताया हुआ है। एक रिकेट्स बोन है जिसके अंदर बताया हुआ है नॉर्मल एंड रिकेट्स के अंदर आप मतलब कंपेयर करके देख सकते हो कि ये किस तरह से दिख रही है और ये वाली किस तरह से दिख रही है। ओके, तो यहाँ पे एक्सप्लेइंग ऑफ मेटाफाइजिस के अंदर लिखा हुआ है द एंड ऑफ मेटाफाइजिस इज displayed because of the pressure by the cartilage cell accumulating at the growth plate। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि मेटाफाइजिस के एंड का जो स्प्लेड हो रहा है ग्रोथ प्लेट पर एक्यूमुलेट होने वाली कार्टिलेज सेल के प्रेशर के कारण होता है, ठीक है। जो कार्टिलेज सेल के एक्यूमुलेशन जो प्रेशर होता है तो ये उस कारण से होता है स्प्लेइंग ऑफ द मेटाफाइजिस। ओके, ये रहा। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है रेयरफेक्शन ऑफ द डायाफाइसिस कोर्टेक्स अकर्स लेट। तो यहाँ पे डायाफाइसिस का जो कोर्टेक्स है वो यहाँ पे रेयरफेक्शन जो है वो अपन को लेट अपन को यहाँ पे देखने को मिलता है। रेयरफेक्शन ऑफ डायाफाइसिस कोर्टेक्स अकर्स लेट, तो लेट अकर होता है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है बोन डिफॉर्मिटीज़ के बारे में, ठीक है। अपन ने पहले भी देखा कि यहाँ पर बोन की डिफॉर्मिटीज़ हो जाती है रिकेट्स के अंदर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है नॉकनी बोल लेग्स एंड कॉक्सावेरा आर कॉमन डिफॉर्मिटी इन ओल्डर चिल्ड्रन। जो ओल्डर जो चिल्ड्रंस होते हैं ना उसके अंदर पर को नीक के अंदर डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है नॉकनी वाली। उसके बाद बोल लेग्स अपन को देखने को मिल सकते हैं। कोसावेरा जो डिफॉर्मिटीज है वो कॉमनली अपन को देखने को मिलती है ओल्डर चिल्ड्रंस के अंदर जिसके अंदर रिकेट्स है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अदर इन्वेस्टिगेशन है वो है यहाँ पर सीरम कैल्शियम इज यूजुअली नॉर्मल
और लो। जो सीरम कैल्शियम लेवल है वो यहाँ पर अपन को नॉर्मल भी देखने को मिल सकता है एंड लो भी देखने को मिल सकता है। और सीरम फास्फेट जो है वो लो होगा, बट सीरम एल्कालाइन फास्फेट जो है वो हाई होगा। उसके बाद यहाँ पर आता है कि अपन जो रिकेट्स है उसका ट्रीटमेंट किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इट कंसिस्ट ऑफ मेडिकल एंड ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट। तो अपन रिकेट्स का ट्रीटमेंट मेडिकल भी कर सकते हैं एंड ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट के साथ भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है मेडिकल ट्रीटमेंट। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विटामिन डी 6 लैक्स यूनिट एज अ सिंगल ओरल डोज इंड्यूस रैपिड हीलिंग। उसके बाद है इफ़ द लाइन ऑफ हीलिंग इज नॉट सीन ऑन एक्सरे विद इन 3 to 4 वीक ऑफ थेरेपी same dose may be repeated in case where the child responds to vitamin D therapy. A maintenance dose of 400 IV of vitamin D is given per day. If there is no response even after a second dose, a diagnosis of refractory rickets is made. Such patients are evaluated in detail by multi-specialized team of neurologists, nephrologists, इंडोक्राइनोलॉजिस्ट एंड फिजिशियन। ठीक है, तो यहाँ पर अपन मेडिकल ट्रीटमेंट इस किस तरह से करते हैं। जो मेडिकल ट्रीटमेंट में जो विटामिन डी है, विटामिन डी की 6 लेग की जो यूनिट है वो उसको अपन एडमिनिस्ट्रेट करवाते हैं बॉडी के अंदर। किस तरह से, ओरल जो डोज है उससे, मतलब अपन मुंह के द्वारा ये देंगे। ठीक है, तो इस कारण से क्या होता है ना, रैपिड हीलिंग है वो इंड्यूस होती है। ठीक है, जो पेशेंट है वो हील होगा। उसके बाद है अगर यहाँ पर यदि थेरेपी के 3 to 4 वीक के अंदर एक्सरे पर लाइन ऑफ हीलिंग, जो लाइन ऑफ हीलिंग है अगर वो अपन को देखने को नहीं मिलती है तो अपन सेम डोज को फिर से रिपीट किया जा सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो अपन सेम जो डोज है उसको फिर से रिपीट कर देंगे अगर अपन को लाइन ऑफ हीलिंग देखने को नहीं मिलती है एक्सरे पर 3 to 4 वीक्स के अंदर। उसके बाद तो ये हो गए, या तो अपन विटामिन डी दे देंगे, उसके बाद अपन को देखने को नहीं मिलेगा हीलिंग, तो उसके बाद अपन क्या करेंगे यहाँ पर जिन केस में, उसके बाद यहाँ पर है जिन केस में चाइल्ड विटामिन डी थेरेपी का रेस्पॉन्स देता है, मतलब जो विटामिन डी का रेस्पॉन्स दे रहा है उस चाइल्ड के अंदर, तो इस केस में मेंटेनेंस डोज 400 IV ऑफ विटामिन डी पर डे दी जाती है। ठीक है, तो अपन पर डे विटामिन डी उसको देने लग जाएंगे अगर वो रेस्पॉन्स करता है तो। ठीक है, विटामिन डी थेरेपी का। और अगर सेकेंड डोज के बाद भी कोई रेस्पॉन्स नहीं देता है तो अपन यहाँ पे रेयर फैक्ट्री जो रिकेट्स का डायग्नोसिस किया जाता है। ठीक है, या तो अपन सबसे पहले तो अपन ने क्या किया, यहाँ पर अपन ने विटामिन डी दिया, उसके बाद अगर उसने रेस्पॉन्स किया तो अपन इस तरह के IV उसको फिर से देंगे 400, और अगर वो रेस्पॉन्स नहीं करता है तो उसको लिए अपन यहाँ पे रेयर फैक्ट्री रिकेट्स का डायग्नोसिस फिर से करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है ऐसे पेशेंट का तो ऐसे जो पेशेंट होते हैं ना, ऐसे पेशेंट का नेफ्रोलॉजिस्ट, इंडोक्राइनोलॉजिस्ट एंड फिजिशियन टीम द्वारा डिटेल से एवेल्यूएशन किया जाता है। ठीक है, इस तरह से अपन इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट रिकेट्स के लिए विटामिन डी थेरेपी करवाकर। उसके बाद यहाँ पर आता है ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट। ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट किस तरह से करेंगे। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर अ करेक्शन ऑफ डिफॉर्मिटी बाय कंजर्वेटिव और ऑपरेटिव मेथड। अगर मान लो किसी पर्सन को यहाँ पर जिसकी डिफॉर्मिटी उसके करेक्शन करने की उसकी रिक्वायर्ड है तो अपन यहाँ पर उसको कंजर्वेटिव मेथड और ऑपरेटिव मेथड के साथ उसको ट्रीट कर सकते हैं। इन दोनों में से एक करके पर उसको ट्रीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है कंजर्वेटिव मेथड। तो यहाँ पर लिखा हुआ है माइल्ड डिफॉर्मिटी करेक्ट्स स्पॉन्टेनियसली अ रिकेट्स हील। सम सर्जन्स यूज स्पेशली डिज़ाइन स्प्लिंट्स और ऑर्थोपेडिक्स शूज फॉर करेक्शन ऑफ नी डिफॉर्मिटी। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है अगर उसको थोड़ी बहुत डिफॉर्मिटी है किसी पर्सन को रिकेट्स की, तो उस रिकेट्स के मतलब उस डिफॉर्मिटी को लिए अपन को ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता। जैसे अपन रिकेट्स थोड़ा थोड़ा हील होगा, वो जो डिफॉर्मिटी वो भी थोड़ी थोड़ी हील होने लग जाएगी। और यहाँ पे जो सर्जन्स होते हैं ना, वो डिफॉर्मिटी को ठीक करने के लिए कुछ स्पेशली डिज़ाइन स्प्लिंट होते हैं वो भी प्रोवाइड करवाते हैं पेशेंट को, और ऑर्थोपेडिक शूज़ होते हैं वो भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं पेशेंट को नी डिफॉर्मिटी अगर है उसको करेक्ट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आते हैं ऑपरेटिव मेथड। तो ऑपरेटिव मेथड के अंदर लिखा हुआ है मॉडरेट और सीवियर डिफॉर्मिटी आफ्टर रिक्वायर्ड सर्जरी।
अगर यहाँ पे मॉडरेट और सीवियर डिफॉर्मिटी है तो उसको करेक्ट करने के लिए अपन को सर्जरी करवानी पड़ सकती है, क्योंकि माइल्ड तो अपन यहाँ पे ठीक हो जाएगा या फिर कंजर्वेटिव मेथड के साथ ठीक हो जाएगा। अगर मॉडरेट और सीवियर है तो उस डिफॉर्मिटी के लिए अपन को यहाँ पे ऑपरेटिव मेथड करवाने पड़ेगी, जैसे कि सर्जरी वगैरह अपन को यहाँ पे करवानी पड़ेगी। दिस कैन बी परफॉर्म्ड बाय एनी टाइम आफ्टर 6 मंथ ऑफ स्टार्टिंग द मेडिकल ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो अपन ने यहाँ पे जो मेडिकल ट्रीटमेंट किया था, यह मेडिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के 6 मंथ के बाद किसी भी टाइम अपन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है करेक्टिव ओस्टियोटोमीज डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ डिफॉर्मिटी आर परफॉर्म्ड। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है डिफॉर्मिटी के नेचर के बेसिस पर करेक्शन ऑस्टियोटोमीज को परफॉर्म किया जाता है। ये डिपेंड करता है किस पर, नेचर ऑफ डिफॉर्मिटीज़ पर, कि डिफॉर्मिटी है वो किस तरह की है। तो इस तरह से अपन यहाँ पे ऑपरेटिव मेथड्स करके करेक्शन कर सकते हैं डिफॉर्मिटीज़ का रिकेट्स के अंदर। तो ये थे इसके ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट। तो आज अपन ने यहाँ पे पढ़ा मेटाबॉलिक बोन डिजीज़ के अंदर रिकेट्स के बारे में। रिकेट्स के अंदर अपन ने पढ़ा कि इसका इंट्रोडक्शन क्या था, कॉजेज, क्लिनिकल फीचर्स, रेडियोलॉजिकल फीचर्स, अदर इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट। तो रिकेट्स क्या होता है ये अपन अच्छे से समझ लिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।